Nimbus News. जय हिंद मित्रों, वंदे मातरम। और मैं आशीष श्रीवास्तव निम्बस न्यूज़ के साथ देख रहे हैं। और मित्रों, एक कहावत है कि किसी भी राष्ट्र को अगर विकसित होना है तो वहाँ की जो जनता है, पब्लिक है, उसे साक्षर होना बहुत जरूरी है। जैसे कि अगर अमेरिका के साक्षर देखें या यूरोप की कंट्री भी देखें तो 100% के प्लस है या 100% है। उसी तरीके से अथक प्रयास, अथक मेहनत से जो कि भारत सरकार ने मेहनत किया है, तो हम लोग का भारत का भी जो साक्षरता है वो 80% तक पहुँच गया है। और इसी साक्षर को लेते हुए, शिक्षा को लेते हुए आज 5 सितंबर जो कि टीचर्स डे, शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पे, तो हम आज पहुंचे हुए हैं जेएसएस पब्लिक स्कूल जो कि महगांव, गर्थमा, सिंधोरा रोड, वाराणसी पड़ता है। और उसके डायरेक्टर जो है हमारे सामने बैठे हुए हैं गौतम सिंह जी, जो कि एक शिक्षाविद भी हैं। तो इनसे हम आज जानेंगे कि किस तरीके से शिक्षा पद्धति जो चल रही है, न्यू पॉलिसी एजुकेशन जो चल रही है, और जो कुछ भी शिक्षा में सुधार या बदलाव या गलत हो रहा है उस पर बात करेंगे। कुछ सवाल से जो हमारे कुछ इतर भी रहेंगे सब्जेक्ट से। तो सबसे पहले हम गौतम सर से ये आग्रह करते हैं कि गौतम सर हमारे व्यूअर्स को अपना परिचय बताएं। उसके बाद सर हम अपना प्रोग्राम प्रश्नों का शुरू करते हैं। फिर शुरू करेंगे सर। धन्यवाद। पहले तो आज के दिवस की पूरे देशवासियों को, सभी शिक्षकों को एवं विद्यार्थियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज के दिवस मनाने का एक बहुत ही बड़ा, हमारे जीवन के उद्देश्य को पूरा करने वाला दिन है। और यदि अगर हम आज की बात करें तो समाज की एकरूपता, समाज के संघर्ष या अन्य चीज़ों को अगर जोड़ा जाए आज के दिवस से, तो ये कोई छोटा या गलत नहीं होगा, क्योंकि शिक्षक हर एक विद्यार्थी के जीवन में बहुत बड़ा महत्व रखता है। और अगर आज के दिन की हम बात करें तो आज हमारे जो शिक्षाविद से जुड़े हुए सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्मदिन भी है। उस दिवस को हम लोग शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। और मेरा परिचय यही है, मैं जेएसएस पब्लिक स्कूल का डायरेक्टर हूँ, जो कि महगांव, गर्थमा, वाराणसी में स्थित है। सर, सबसे पहला सवाल, जो कि आप शिक्षाविद भी हैं, तो इससे मैं पूछना चाहूँगा कि भारत को अगर देखा जाए तो इसको बहुत ज़्यादा एक लाइन टाइप में हो गई है, लाइन खींची गई है 2014 के पहले, यूपीए गवर्नमेंट, एनडीए गवर्नमेंट। तो सर 2014 के पहले बात तो भारत को कैसे देखते हैं और 2014 के बाद की भारत को कैसे देखते हैं, एक चिंतन के रूप में एक शिक्षक से मैं पूछता हूँ। अगर हम एक शिक्षक के रूप में अगर हम बात करें तो देखिए, आज़ादी के बाद से ही कई सारे कालखंड हमारे शिक्षा जगत में भी परिवर्तित हुए। और 47 से अगर हम बात करें तो 47 के बाद, देश की आज़ादी के बाद हमारे देश की जो स्थिति थी, आर्थिक स्थिति थी, बहुत जीडीपी वगैरह तमाम जो चीज़ें थी बहुत ही विश्व स्तर पर, बहुत ही निचले स्तर पर थी। उसके बाद उस समय के जो देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उन्होंने प्रयास किया। उसके बाद आने वाली अन्य सरकारों ने भी बहुत सारे प्रयास किए शिक्षा जगत में। लेकिन 2014 के बाद से जो हमारे सरकार का बदलाव हुआ और सरकार शिक्षा जगत को और भी चीज़ों से सोचती गई या सोच रही है, जैसे नई शिक्षा नीति हुआ और भी इससे जुड़े हुए तमाम पहलू जो हैं वो बहुत ही, एक तरह से कहा जाए तो आपके तारीफ करने योग्य है या उत्साहवर्धन योग्य है। क्योंकि जो बदलाव आज के समय में देखा जा रहा है वो शिक्षा जगत में बहुत जरूरी था। जैसे नई शिक्षा नीति अभी आई है, जो कि अभी इम्प्लीमेंट हो रहा है, कई राज्यों में हो चुका है, हमारे यहाँ भी प्रयासरत हैं, इस साल से हो जाएगा, अगले सत्र से। तो ये जो बदलाव हो रहा है या शिक्षा जो सरकारें सोच रही हैं बदलने की, ये बहुत ही एक तरह से आज के समय की मांग थी। लेकिन मेरा एक व्यक्तिगत सुझाव है कि शिक्षा को केवल शिक्षा के रूप में न देखा जाए, शिक्षा को संस्कार के रूप में भी देखना चाहिए सरकार को, क्योंकि संस्कार बहुत जरूरी चीज होता है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे उदाहरण आज के समाज में मिल जाते हैं। जैसे अगर आज की हम बात करें तो हम देखते हैं अपने समाज में, परिवेश में, मैं थोड़ा सा उस विषय पर जाऊंगा क्योंकि ये बहुत जरूरी है एक शिक्षक को जानना और सभी लोगों को जानना और एक गार्जियन को भी जानना, एक अभिभावक को भी जानना
कि हमारे बच्चे, हम अपेक्षा करते हैं पढ़ाई लिखाई करके, या हम भी प्रयास करते हैं हर बच्चों के लिए और प्रयासरत हैं भी, कि कोई बच्चा जैसे डॉक्टर बनता है बड़े होके, इंजीनियर बनता है, आईएएस बनता है, पीसीएस बनता है, लेकिन जैसे ही वो किसी अच्छे पोस्ट पर पहुंचता है, हमें मतलब ये उदाहरण दे रहे हैं समाज का, किसी व्यक्तिगत को नहीं बोल रहे हैं इस विषय में, कि बहुत सारे बच्चे ऐसे निकलते हैं जो कि घरों से या माँ बाप से कट ऑफ होने की बात करने लगते हैं या सोचने लगते हैं। तो अगर इस बारे में अगर हम सोचें तो कहाँ हमारी कमी रह गई, कहाँ हमारी सोच में कमी रह गई कि बच्चों के अंदर ऐसे बदलाव आ गए, क्योंकि हमने शिक्षा तो पूरी तरह से दिया, हमने सोचा भी कि अच्छा शिक्षा वो उसको मिले और अच्छा शिक्षा उसने प्राप्त भी किया, मेधावी भी बना बच्चा, लेकिन जहाँ अच्छी जगह पर पहुंचा तो बहुत सारे बच्चे, मैं सभी बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे रहे कि जो परिवार से धीरे धीरे दूर होने लगते हैं, समाज से दूर होने लगते हैं और बाकी चीज़ों को, हमारे परिवेश को, हमारे विचारधारा को, हमारी परंपराओं को भी वो लेके उस पर सोचना शुरू कर देते हैं कि ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ये कहाँ कमी रह जाती है। तो मेरा ये व्यक्तिगत मानना है कि सरकार को इस पे भी विचार करना चाहिए और इस बारे में भी सोचना चाहिए। उसके लिए जैसे पहले जो शिक्षा पद्धति रहा करती थी, गुरुकुल शिक्षा पद्धति, तो उसमें क्या पढ़ाया जाता था? हमारे शास्त्र पढ़ाए जाते थे, हमारे रामचरितमानस को पढ़ाया जाता था, हमारे जो भी त्यागी पुरुष रहे हैं इतिहास में, जिनको हम अपना आदर्श मानते हैं, पूर्वज मानते हैं, हम उनको लेके उसको बच्चों को पढ़ाते थे। लेकिन आज की जो शिक्षा पद्धति है, बहुत सारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जाना, हम तो चांद तक पहुंच चुके हैं। पहले इस बात की भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं पूरे अपने वैज्ञानिकों को, देश के प्रधानमंत्री को और देश के सभी नागरिकों को कि आज हम चंद्रयान 3 का सफल परीक्षण कर पाए और पूरी दुनिया को अपनी साइंटिस्ट होने का, अपने ज्ञान का लोहा मनवाया। तो ऐसा नहीं था हमारा देश। 11वीं सदी की अगर पहले की बात करें तो हमारा देश बहुत विकसित था। 1800 साल तक हम लोग पूरे विश्व पर हमारी जीडीपी 36% थी, 36% हमारी जीडीपी थी पूरे विश्व का। हमारे देश से बहुत सारी चीजें निर्यात की जाती थी। तो उस समय के जैसे बात करें, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें, तो अगर उस समय की हम बात करें तो हमारे जो शिप यार्ड थे, जो समुद्री जहाज हुआ करते थे, पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 माने जाते थे, जो कि सूरत पोर्ट पर बनता था। सूरत आज जो डिस्ट्रिक्ट के रूप में हम देखते हैं। इसी तरह अन्य चीजें भी हमारी जीडीपी की बात करें तो 36% हुआ करता था। तो ऐसा हमारा देश नहीं था। सोने की चिड़िया जो हम कहते हैं, कैसे वो चीजें परिवर्तित होती चली गई। ये समय के साथ कुछ ऐसी चीजें रही कि जो बदलाव होते चले गए। हमारे जो डीएनए में है शिक्षा, अगर शिक्षा की हम बात कर रहे हैं तो हमारे जो डीएनए में ज्ञान है या बाकी चीजें हैं, वो मतलब किसी को कहने या समझाने की जरूरत नहीं, ना उदाहरण देने की जरूरत है। आज वर्ल्ड की अगर टॉप मोस्ट कंपनीज को हम देखें तो उसमें जरूर टॉप मोस्ट में एक भारतीय जरूर रहता है सीईओ की पद पर। अगर बहुत सारी कंपनियों को, अगर 2500 कंपनियों का उदाहरण है तो 2100 कंपनियां ऐसी होंगी जिसमें प्रथम सीईओ के पद पर भारतीय रहते हैं। तो क्या है ऐसा कारण कि भारतीय हमारे इतने वर्ल्ड में मांगे जाते हैं या लोग उनको ज्ञान के रूप में देखते हैं या उनके नॉलेज के रूप में उनको इतना प्रश्रय दिया जाता है? इसका सबसे बड़ा कारण है कि हमारे डीएनए में वो है। तो मेरा ये मानना है कि शिक्षा में जो बदलाव हो रहा है, सरकार जो कर रही है बहुत ही अच्छा कर रही है। उसके साथ साथ थोड़ा संस्कार को भी हमें ध्यान देने की जरूरत है। सर, जो कि 2014 के बाद की अगर हम देखें तो अभी 2019 में जो शिक्षा आपने बताया बहुत अच्छा डिफाइन किया, एक्सप्लेन किया, तो 2019 के बाद से एक नई शिक्षा नीति आ रही है जो कि 2020 बोलते हैं उसको, शिक्षा नीति। तो उसको कहाँ तक आप सार्थक देखते हैं और उसको क्या उसमें संस्कार आपको दिखता है? जैसे कि आपने बात बोला, तो क्या उसमें संस्कार आपको दिख रहे हैं? नहीं, मैं उसी की बात कर रहा था अभी। देखिए, हर चीज का एक समय होता है और जैसे हमारे सरकार या जो गवर्नमेंट है ये सराहनीय की पात्र है, क्योंकि हर चीज को समय के साथ हमें परिवर्तन, जैसा कि हम जानते हैं कि कुदरत का भी नियम है, परिवर्तन जरूरी होता है। तो जो नई शिक्षा नीति हमारी आई हुई है वो बहुत ही मतलब एक तरह से कहा जाए आज के परिवेश को देखते हुए उसका डिजाइन किया गया है। जैसे हर चीज को हम बहुत लेंदी ना पढ़ें, उसको शॉर्ट टर्म में पढ़ें, सेमेस्टर के रूप में पढ़ें। कई सारी चीजें ऐसी थी जो पुरानी पद्धतियों को हम लोग जैसे कि अपडेट किया गया। जी बिल्कुल, अपडेट किया गया है। लेकिन मैंने जो संस्कार की बात की, सरकार को जैसे रामचरितमानस का हुआ और भी अन्य पाठ हुए, शिवाजी महाराज के बारे में हुआ,
ऐसे बहुत सारे इतिहास में जो हमारे महाराणा प्रताप जी पहले भी पढ़ाए गए हैं, लेकिन थोड़ा बच्चों को उसके बारे में संस्कार मतलब सर ये है कि अब जो हम बाबर महान नहीं पढ़ेंगे, अकबर महान नहीं पढ़ेंगे, राणा प्रताप महान पढ़ेंगे, शिवाजी नो डाउट शिवाजी महान है, शिवाजी महान पढ़ेंगे, तो क्या ऐसा लगता है कि जो दूसरी कम्युनिटी है, जैसे कि बहुत सी अभिसर कम्युनिटी है, इसको अन्यथा न लें और इसको अगर आप क्वेश्चन को पास करना चाहते तो पास भी कर सकते हैं। तो अभी दूसरी कम्युनिटी में सीधा मैं बोल रहा हूँ कि मुस्लिम कम्युनिटी जो कि भारत माता की जय नहीं बोलती, और वहाँ पे अगर शिवाजी जो कि मुगलों से लड़े जी, राणा प्रताप जो है कि अकबर से लड़े, अकबर के नाको चलो चौपाती और मेवाड़ को झुकने नहीं दिया, तो क्या ऐसे में क्या ये लोग बोलेंगे, मुस्लिम कम्युनिटी के स्टूडेंट बोलेंगे कि राणा प्रताप की जय, शिवाजी महाराज की जय, भारत माता की जय? देखिए, मैं इस बारे में यही कहना चाहूँगा कि ये देश सबका है और आज़ादी के पहले भी हम लोग साथ थे, पहले से भी साथ रहे हैं। और जैसा कि हमने हमारे पूर्वजों ने भी ये बताया है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, तो उस विचारधारा के लोगों को तो बोलना चाहिए। और निश्चित रूप से देश में बदलाव, कोई भी देश होगा, देखिए एक चीज़ बताइए, बहुत सिंपल बात है, कोई भी देश अगर विकसित होता है तो कट्टरपंथी होके नहीं विकसित। बहुत सुंदर बात है सर। तो इसलिए हर देश में हर देश के नागरिक का अपना सम्मान होता है, वो चाहे कोई भी हो। और मैं ये चाहूँगा कि समाज में ऐसी विचारधारा फैले कि जो एक रूपता है, हमारे पूर्वज भी हमारे एक रूपता ही लिए, तभी आज हम लोग इस पोजीशन पर हैं, इस स्टेप पर हैं आज पूरे विश्व में। तो ऐसी विचारधारा को तो एक शिक्षक होने के नाते तो मैं नहीं कभी प्रश्रय दे सकता, ना ही किसी बच्चे को मैं ऐसी शिक्षा दूंगा कि कोई ऐसी विचारधारा उसके मन में हो। क्योंकि जब बच्चा हमारे पास आता है, देखिए बहुत सिंपल बात है, मैं सारे दर्शकों को भी ये बताना चाहूँगा कि जब कोई भी बच्चा अपने हमारे पास भेजते हैं किसी भी स्कूल में या शिक्षाविद में, मंदिर में, तो वो बच्चा एक साधारण एकदम ब्लैंक कैनवस रहता है, ब्लैंक एकदम सादा चित्र रहता है, उस पर कोई भी ड्राफ्टिंग ना तो कोई फिगर रहता है, लेकिन वो भावना कौन जनरेट करता है, कौन उसको बनाता है, कौन अंदर से विचार पैदा करता है उसके अंदर कि ये फलाने हैं, ये फलाने हैं, ये फलाने हैं। तो शिक्षा का मंदिर कभी भी ऐसी शिक्षा को नहीं प्रमोट किया है आज तक, न तो इतिहास में किया है, ना अभी करता, कि कोई भी एक कम्युनिटी को प्रश्रय दिया जाए और दूसरी कम्युनिटी को गिराया जाए। क्योंकि वो जब हमारे पास आता है तो एक नॉर्मल पत्थर का टुकड़ा रहता है और फिर धीरे धीरे तराश के हम उसको मूर्ति बनाते हैं। तो मूर्ति तभी पूजी जाती है जब वो मूर्ति महान बनती है या लोगों के द्वारा महान बनाई जाती है, जब उसके अंदर वो गुण को लोग देखते हैं। तो शिक्षा, एक शिक्षाविद होने के नाते मैं ऐसी चीज़ों को कभी प्रश्रय नहीं दूंगा कि कोई भी कम्युनिटी इस बारे में सोचे, क्योंकि ये देश सबका रहा है और हमेशा रहेगा। तो इसलिए ऐसी चीज़ों को सोचना, बदलाव इसलिए करना जरूरी है संस्कार की मैंने बात की। हो सकता है किसी के अंदर ज़्यादा संस्कार रहे, जैसे हमारे भगवान राम, उनके अंदर ज़्यादा संस्कार हम लोग देखते हैं। जैसे रामचरितमानस को अगर आप पढ़िए, रामायण को पढ़िए, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिलेंगी कि जो देख के ही अपने आप को ये अंदर से ये होता है कि जागरूकता आती है कि हमारे पूर्वज ऐसे थे, 5000 10,000 साल पहले ऐसे थे। तो ऐसी चीज़ों को मैं नहीं मानता हूँ, क्योंकि वो सबके पूर्वज थे और आज भी हैं और उनकी हम पूजा करते हैं। अब उनको हम लोग एक समय के बाद भगवान के रूप में ले लिया है, लेकिन उन्होंने भगवान का ऐसा कोई काम नहीं किया था, साधारण मानव के रूप में। तो ऐसे प्रेरणा अगर समाज के बच्चों को जाए तो कितनी अच्छी बात है, परिवार की एकजुटता बनेगी, समाज की दिशा बनेगी, माँ बाप के प्रति एक अच्छा भावना पैदा होगा बच्चों के अंदर, जैसे जैसे भगवान ने किया। और जब दंड देने की बात आई तो दूसरे देश में भी घुस के उन्होंने दंड दिया जो अत्याचारी था, अन्यायी था। तो ये चीज मेरे हिसाब से सही यही है कि सबको लेके साथ चलना चाहिए। सर जो कि आपका विद्यालय चल रहा है और काफ़ी फेमस विद्यालय है इधर के क्षेत्र में और काफ़ी बड़ा लार्ज पैमाने पर भी है, तो सर कभी ऐसा आपको महसूस हुआ कि आप इंस्पेक्टर राज से, मैं सीधा नाम लूँगा, PSA और जिला निरीक्षक अधीक्षक जो होते हैं विद्यालय का, क्या इंस्पेक्टर राज से कभी आपको या उनका सहयोग मिला? दोनों चीज में जाना चाहता हूँ, क्योंकि ऑप्शंस हर जगह होते हैं, क्या यहाँ पे भी दोनों में ऑप्शंस मिलते हैं, तो सहयोग में भी और विपरीत में? ऐसा तो नहीं कह सकते, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात है ना कि हर चीज का एक व्यवस्था रूप होती है। जब हम व्यवस्था जब लेके हम चलते हैं आगे, तो इसके लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है सरकारों की। तो आज के समय में अगर आज के सरकार में हम देखें तो जिन पोस्ट की आप जिन
पदों की बात आपने किया, वो सारे लोग शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ही सपोर्ट करते हैं, चाहे वो विद्यालय के रूप में हो, चाहे एक हम कह लें डायरेक्टर के रूप में हो, चाहे किसी भी रूप में रहे, वो लोग प्रमोट ही करते हैं। और इसके पीछे सरकार का भी एक श्रेय रहता है और साथ साथ हम लोग का भी रहता है, क्योंकि हाँ जी जी, क्योंकि सरकार भी चाहती है कि भाई शिक्षा को ज़्यादा से ज़्यादा महत्व दें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें। तो इसके लिए कहीं ना कहीं तो एक सिस्टम बनाना पड़ेगा, जो कि सिस्टम पहले से चला आ रहा है। तो सरकार एक अच्छा कायाकल्प करने के तरीके पर काम कर रही है और हम लोग भी साथ साथ उनके साथ चल रहे हैं। जी गौतम सर, एक सवाल जो ये है कि कहाँ पे यूपी गवर्नमेंट शिक्षा से बहुत पीछे रही है, मतलब छूट गई। फॉर एग्जाम्पल के रूप में मैं प्राथमिक पाठशाला लूँगा, या मैं गवर्नमेंट के सारे 10+2 को भी लूँगा, और मैं CBSE और NCERT की पुस्तक पढ़ाई थी, वहाँ भी मैं स्टार्टिंग प्रीलिम्स को लूँगा मैं, और 10+2 में दोनों में बहुत अंतर है। तो कैसे ये आपको समझ में आता है कि यूपी बोर्ड बहुत पीछे छूट गया? और दूसरा सवाल इसमें है मेरा कि जहाँ पे आदमी यहाँ पे वही टीचर आता है, इफ यू डोंट माइंड, जो कि गवर्नमेंट एग्जामिनेशन ना निकाला हो या न किया हो, और वहाँ पे पास आउट करके पहुँचने के टीचर उसके बावजूद स्कूल इतने पीछे चले गए, और पर विद्यालय पर लगभग 10 लाख रुपए 25 लाख रुपए महीने खर्चे होते हैं, लेकिन वो इतने पीछे कैसे छूट गए? क्या कारण है इसमें? देखिए, हम तो ऐसा नहीं समझते हैं। देखिए, पीछे छूटने का सबसे बड़ा कारण मैंने जैसे सर अभी मैं आपके स्टूडेंट को खड़ा कर दूं, हाँ वो हर जगह क्वालिफाई कर जाएंगे, बिल्कुल। अगर मैं वहीं पर उनके स्टूडेंट को खड़ा कर दूं तो वो कहीं पास नहीं होंगे। मैं वही बात कह रहा हूँ कि देखिए, इसमें बहुत बड़ा रोल रहता है तत्कालीन सरकारों का। अगर एक बात करें, अगर आप यूपी की बात करें तो मैं एक साथ में यूपी की बात करूं, साउथ के बहुत स्ट्रांग है। हाँ, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। मैं अगर यूपी के साथ साथ एक राज्य को और जोड़ूं, बिहार की, तो शायद आपने सुना होगा, अगर आप यूपी से बिलोंग करते हैं और लोकल अगर बिलोंग करते हैं तो आपने सुना होगा सबसे ज्यादा IAS कहाँ किस राज्य से निकलते हैं? पहले यूपी से निकलते थे, अब साउथ चले गए। नहीं, पहले मैं अभी भी बात कर रहा हूँ, अभी भी उनका रेशियो कम नहीं हुआ है, यूपी और बिहार। सर जो मेरा डाटा है इस बार पूरे यूपी से मुश्किल से 13 IAS निकले, 13 या 14। मैं वही कह रहा हूँ कि अगर अभी की बात करें तो ये ठीक है, कुछ चीजें देखिए अप एंड डाउन चलता है, लेकिन एक कभी भी परसेंटेज ऐसे नहीं निकाला जाता है। परसेंटेज एक लॉन्ग टर्म को देख के निकाला जाता है कि कितने समय में कितने IAS किस राज्य ने दिया। तो यूपी बिहार से अगर हम तुलना करें, हाँ, जहां तक आपने बात किया कि जो हमारे सरकारी संसाधन पीछे होते चले गए, उसके पीछे देखिए तत्कालीन सरकारों का बहुत बड़ा रोल रहता है, जो उस समय की सरकारें रहती हैं। लेकिन फिलहाल अभी जो सरकार है इस समय शिक्षा पर अच्छा काम कर रहे हैं लोग, प्राइमरी स्कूलों में भी अच्छा काम हो रहा है और उसको प्रमोट कर रहे हैं। इवन आप ये समझिए कि CBSE के पैटर्न पर उसको चलाने का प्रयास हो रहा है और कई सारे जगह पायलट प्रोजेक्ट पर काम भी हो रहे हैं, यूपी में ही अगर अपने देखा जाए तो। आने वाले देखिए किसी भी चीज़ को परिवर्तित होने में तो एक समय लगता है भाई। कोई चीज़ अगर खराब है या कोई चीज़ अगर थोड़ा निचले स्तर पर आ गई है तो उसको सुधारने में तो थोड़ा समय लगता है। तो ये सरकार का सबसे बड़ा अहम रोल होता है, जो आप बात कर रहे हैं कि महीने का पैसा इतना खर्च होता है, तो ये कहीं ना कहीं सरकार भी कैलकुलेशन कर रही है और उस पर वो विचार कर रही है, उस पर काम कर रही है। और धीरे धीरे अब रिजल्ट सामने भी आ रहे हैं हमारे जैसे बहुत सारे जिलों में। अगर बात करें यूपी के, तो मॉडर्न स्कूल का एक प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, मॉडर्न स्कूल के रूप में उसको डेवलप किया जा रहा है, जो गवर्नमेंट स्कूल है। तो उसमें तमाम चीज़ें जो पढ़ाई CBSE में पढ़ाई जाती थी, NCERT के बुक में पढ़ाई जाती थी, वो अब उन बच्चों को भी प्रोवाइड किया जा रहा है जो कि प्राइमरी से बिलोंग करते हैं बच्चे। तो ऐसा नहीं है कि सरकार उस पर काम नहीं करेगी, अच्छा काम करेगी और रिजल्ट आने वाले समय में जरूर मिलेगा। जी, आपने उदाहरण जो दिया था यूपी का, वो जस्ट लाइक सर राज ठाकरे, आपने नाम सुना होगा, उनका ये वक्तव्य था कि यूपी बिहार झारखंड भी जोड़ दिया उन्होंने, पीछे हुए हैं। तो इसके जो कि सबसे ज्यादा जो प्राइम मिनिस्टर यही से निकले, उसके बाद क्या कारण थे कि यूपी बिहार झारखंड पीछे हो गए और 48 ट्रेन रोज वहां से महाराष्ट्र पहुंच रही है। आप लोग सुधर जाइए तो हम उनको गिराना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं ये आपका आंसर रूप से हमको लगता है टैली करता है। एनीवे सर, मैं थोड़ा सा बच्चों के स्किल पे आता हूँ। मैं कोटा पे रिसर्च किया था। कोटा जो एक बहुत बड़ा हब है एजुकेशन का। तो सर, कोटा में कुछ कोचिंग्स ऐसे हैं, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि यहाँ पे वो नाम का दूसरा इफेक्ट आएगा। तो वहाँ पे कुछ ऐसे हैं कि वो ऑलरेडी अपने कोचिंग में इंस्टीट्यूशन में लेने के लिए एक बहुत टफ प्री और मेंस का एग्जाम कराते हैं।
अब वो लड़का जो पास करता है प्री और मेंस, उसके बाद उसका एडमिशन होता है। तो यानी कि उन्होंने अर्जुन पहले से चुन लिया। अब वो जानते हैं कि ये लड़का तीर आंख पे मार देगा मुश्किल। तो क्या आप अपने विद्यालय में डर्बी शायर के घोड़े में दौड़ाने के लिए, डर्बी शायर के रेस में दौड़ाने के लिए एक घोड़े और एक जो काफी तेज घोड़ा है उसको सर इक्वल करने की क्या मेहनत करते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है जो अभी आपने बात किया, स्किल का एक उसमें शब्द लिया था। नई शिक्षा नीति में वही सब चीज़ें आ रही हैं। और जैसे कि कोटा पॉइंट का आपने बात किया था कि कोटा में देखिए तैयारी जो करने वाले बच्चे हैं वो स्केल के एक बच्चे होते हैं, एक स्केल के बच्चे होते हैं और उस लेवल के वो बच्चे वहाँ पे कंपटीशन देने जाते हैं। जैसे खासतौर से मेडिकल और इंजीनियरिंग के सेक्टर की अगर हम बात करें तो उस सेक्टर के बच्चे ज़्यादा जाते हैं। लेकिन अगर अन्य विद्यालयों की अगर हम बात करें, जो कि नई शिक्षा नीति के अंतर्गत अभी हम लोग को बताया भी जा रहा है उस बारे में, कि हम अभी गवर्नमेंट काम भी कर रही है उस पर काफ़ी पिछले कई सालों से, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर अच्छा काम कर रही है और यूपी गवर्नमेंट ने भी उस पर काफ़ी प्रयास किया और अच्छा काम, उसका रिजल्ट आया। स्किल की जो बात किया, मेरा ये मानना है कि विद्यालयों में सिलेबस के साथ साथ स्किल का भी एक प्रमोशन होना चाहिए। क्योंकि देखिए, कोई भी विकसित देश हो, आप लोग जैसा जानते हैं, आप मीडिया से जुड़े हुए हैं तो आपको अच्छे से पता होगा कि जिस भी क्षेत्र में बच्चा जैसे छोटे एक एज के बाद जिस भी सेक्टर में बच्चे का टैलेंट है या जाना चाह रहा है, तो वहाँ की सरकार या वहाँ का जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो उसको प्रमोट करते हैं। दूसरे देशों की अगर हम बात कर रहे हैं जो विकसित देश हैं, तो उससे ये फायदा मिलता है, वो बच्चा एक एज के बाद उस सेक्टर में की पढ़ाई या उस सेक्टर का ट्रेनिंग लेना स्टार्ट कर देता है। और फिर आगे चल के एक एज के बाद जब वो एक लेवल का हो जाता है, जानकार हो जाता है, नॉलेजफुल पर्सन हो जाता है, तो फिर वो समाज में उसी सेक्टर में आता है, फिर अपनी योग्यता को या अपने काम को अंजाम देता है। तो इससे क्या होता है कि उस परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें तो उस दिशा में काम करने वाला जो बच्चा है वो अच्छा काम परफॉर्म करता है। अभी तक हमारे यहाँ जो शिक्षा नीति रही है वो सारे सब्जेक्ट को पढ़ाने की शिक्षा नीति है कि ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है। तो अब धीरे धीरे गवर्नमेंट को ये बातें समझ में आने लगी कि जो बच्चा जिस टैलेंट का हो, जैसे अभी प्रधान कौशल विकास योजना थी, अभी भी चल रही है, तो उसमें बहुत सारे बच्चों को बहुत स्किल मिला और काफ़ी बच्चों ने उससे अपने आप को स्टैब्लिश भी किया जॉब में या बाकी चीज़ों में अगर हम बात करें। तो स्किल को जो एक सरकार का दूरदर्शिता थी या एक कह लीजिए पायलट प्रोजेक्ट भी हम कह सकते हैं, उसको शुरुआत थी। दूरदर्शिता तो अभी आने वाले समय में देखने को मिलेगा। तो उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट सरकार को समझ में आया। हम लोगों ने भी देखा उसमें कि जो बच्चे नॉर्मल तरीके से पढ़ने वाले बच्चे थे, लेकिन उसने पर्टिकुलर स्किल को पकड़ा और उस पर काम किया और उसने ट्रेनिंग लिया, उसको कहीं ना कहीं नौकरी या जॉब मिल गया। तो इससे शिक्षा का भी स्तर बढ़ा और बेरोजगारी की भी समस्या कुछ हद तक कम हुई देश की। तो इस पर और काम करने की जरूरत है, मेरा ये मानना है। और जहाँ तक बात है आगे आने वाले दिनों में नई शिक्षा नीति में इस पर सरकार पूरा जोर दे रही है कि स्किल पे ही हम काम करें, जो बच्चे का जिस फील्ड में टैलेंट है उसी में उसको प्रमोट करें। गौतम सर, लास्ट 2 सवाल, थोड़ा सा हम आजमगढ़ वाले केस पे भी आ जाते हैं, चिल्ड्रंस कोर्ट में जी। वहाँ पे जो उस बच्ची के साथ हुआ, जो कि वो जमानत उनको मिल गया और वही दरोगा ने एक रिपोर्ट बनाया और उसके तहत उसको बैन मिल गया और बाहर आ गए दोनों टीचर और वो अपने प्रधानाचार्य। वो आप एक शिक्षक और एक मानवीय आधार और एक एज ए प्रिंसिपल, एक डायरेक्टर के तहत आप इसको कैसे देखते हैं और किसको कसूरवार मानते हैं? सर यहाँ पर मेरा सब ध्यान है, किसको कसूरवार मानते हैं? क्या बच्चे को, विद्यालय को, या विद्यालय के सिस्टम को, या समाज के सिस्टम को, या एजुकेशन के सिस्टम को? देखिए, इसमें मैं थोड़ा सा भी इसलिए बोलना मेरा तार्किक हो जाएगा क्योंकि ये एक विचाराधीन विषय है जो कि कोर्ट के पास है। तो मुझे नहीं लगता है कि इस विषय पे कोई बात करना चाहिए क्योंकि सर प्रथम दृष्टिया भी अगर हम बात करें तो देखिए, हमारी जो संस्थाएं हैं, न्याय पद्धति है और बाकी चीज़ें हैं, वो बहुत ही मजबूत मानी जाती हैं पूरे विश्व में। और हमारा जो लोकतंत्र है वो बहुत ही मजबूत, सबसे बड़ा लोकतंत्र है। तो प्रथम दृष्टिया भी अगर हम बात करें तो क्योंकि देखिए, कोई भी चीज़ विचाराधीन जब रहता है तो उस पर बोलना मेरा ये मानना है कि शायद जल्दबाजी होगी। आने वाले समय में देश को, समाज को
और सबको ये बात पता लगनी भी चाहिए और लगेगी भी कि सही क्या था। तो मैं नहीं समझता हूँ कि इसको अगर मैं अभी जवाब दूँ या इस बारे में कुछ बोलूँ तो ठीक है। सर, जो कि आज 5 सितंबर है और शिक्षक दिवस टीचर डे, तो आप क्षेत्र देश की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि देखिए, अपने बच्चे को पढ़ाइए, अच्छे से पढ़ाइए। और निश्चित रूप से आज देश एजुकेशन के क्षेत्र में अच्छा काम कर रहा है, लेकिन संस्कार को देना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि संस्कार बहुत जरूरी है समय के साथ। और सबसे जरूरी उसके साथ साथ एक चीज़ और है, खाने पीने की चीज़ों पर। इस पे शायद आपने सवाल नहीं उठाया, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, खाने पीने का। हम लोग के समय में या हम लोग जिस समय पढ़ाई करते थे या बचपन की बात करें, मैं आपको भी उसमें कह सकता हूँ, जो भी एक एज क्लास में आ चुके हैं शिक्षा के बाद, तो हम लोग क्या खा के पढ़े थे? हम लोग नॉर्मल स्कूल जो ले जाते थे, हमारी माएँ पूरी सब्जी पर आटा सब्जी ये सब चीज़ें देते थे। उस समय हम लोग के समय में बर्गर, चाउमीन, पिज्जा ये सब चीज़ें नहीं हुआ करती थी। तो मेरा ये मानना है कि देखिए, खाने पीने की चीज़ों को भी बहुत ध्यान देने की जरूरत है। ये ध्यान गार्जियन देगा, स्कूल नहीं देगा। और मैं चाहता हूँ कि गार्जियन से ये मैं अनुरोध करूँगा आज के दिन कि बच्चों के अंदर एक धारणा डाले, क्योंकि बच्चे मैं देख रहा हूँ आज के समय में, चूँकि मैं भी शिक्षा जगत से जुड़ा हुआ हूँ और बहुत सारे बच्चे हमारे अंडर में पढ़ते भी हैं हमारे विद्यालय में। तो उसमें मैं एक चीज़ देखता हूँ कि माँ बाप जल्दीबाजी के चक्कर में मैं उस चीज़ को खुल के कहना चाहता हूँ, जैसे मैगी हुआ, पास्ता हुआ, कोई भी ऐसी चीज़ें बना के दे देते हैं जो कि एनर्जेटिक कम रहता है या नहीं रहता है, ना के बराबर, उसमें जंक या फैट ज़्यादा रहता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं माँ बाप से भी अनुरोध करूँगा या गार्जियन से भी अनुरोध करूँगा कि जो भी खाने पीने की वस्तुएं दें बच्चों को, वो ऐसा दें कि ताकि बच्चे के स्वास्थ्य पर उसका एक अच्छा प्रभाव, पॉजिटिव प्रभाव पड़े। और आज के दिन की अंत में ढेर सारी शुभकामनाएं पूरे देश को, हमारे प्यारे बच्चों को, समाज को, सभी को एक अच्छे संस्कार, एक अच्छे शिक्षा को लेकर हम आगे बढ़ें। तभी हमारे देश का विकास होगा और तभी हमारा विकसित राष्ट्र आने वाले दिनों में बनता है। धन्यवाद सर, आपने बेश कीमती समय निकाला निम्बस के लिए और लाइव न्यूज़ अभी के लिए, तब उसके लिए धन्यवाद सर। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे कि अभी गौतम सिंह जी से जो एक्सक्लूसिव इंटरव्यू चल रही थी और निम्बस न्यूज़ पे, अगले सेशन में हम एक और कोई शिक्षाविद या समाज सेवक या राजनेता मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। Nimbus News। खबर देश की राजनीति की हो या खबर गंगा के किनारे बसी काशी की संस्कृति की, खबर चाहे खेल जगत की हो या मनोरंजन जगत की, हर छोटी बड़ी खबर को हम पहुंचाएंगे आप तक बेबाक और सटीक अंदाज में, क्योंकि हम हैं दूरदर्शी दर्पण, आईना समाज का।